विद ऋचा में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं नोएडा की अंजना राजगोपाल से, जो पिछले 4 दशक से सैकड़ों अनाथ, लापता, तिरस्कृत बच्चों की मां है। उन्होंने इन बच्चों को जन्म नहीं दिया, पर इन्हें जीवन दिया है। घर, परिवार, प्यार, संस्कार, शिक्षा, मार्गदर्शन सब कुछ दिया है। और अंजना जी जो कुछ भी करती आ रही हैं, उसको उन्होंने नाम दिया है साई कृपा। अंजना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जिंदगी विद ऋचा में। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत साल बाद आपसे एक बार फिर से मिल रही हूँ जी। बट सच अ प्लेजर टू बी हियर। आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, एक बात बताइए, चलिए शुरू से करते हैं। सबसे पहले आज साई कृपा, जी, अब उसमें बाल कुटीर भी है, स्कूल्स भी हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग भी हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है। मतलब बहुत बड़ा वृक्ष जैसे हम जिसके नीचे बैठे हैं सब बन गया है। लेकिन जब बीज था तो क्या था, कहाँ से शुरुआत हुई थी? शुरुआत देखिए मेरे बचपन से हुई थी, क्योंकि जब मैं 10 साल की थी तो हमारे घर के पास कोई आश्रम था जहाँ पर लोग बच्चे आते थे, घर घर जाते थे चंदा इकट्ठा करने के लिए। अच्छा। तो जैसे उनकी ड्रम बीट सुनाई देता था, लोग अपने दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर लेते थे। अच्छा, वो भी कोई अनाथ आश्रम था? अनाथ आश्रम था। तो तब बुरा लगता था, पर तब इतना मतलब नहीं था कि हम कुछ करेंगे। पर जब दिल्ली आई 76 में, तो मैंने देखा दिल्ली में भी मंदिरों में, प्लेटफॉर्म्स पे, हर जगह बच्चे भीख मांग रहे हैं और उनको मतलब एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तब मेरा मन में आया कि मुझे कुछ करना चाहिए। लेकिन फिर एक कोई खास घटना हुई थी। हाँ, फिर मेरे पापा बीमार हो गए, फिर छोटे ब्रदर्स थे, तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाई। फिर 87 में मेरे पापा की डेथ हुआ। अच्छा। तो 88 में फिर मैंने सोचा अब तो मैं और कुछ नहीं करूँगी, यही करूँगी। तो इस तरह से 88 में सोसाइटी बनाया और स्टार्ट किया। आपकी माँ? मम्मी की डेथ के बाद ही हम दिल्ली आए थे। अच्छा। हाँ, उनको ब्रेन कैंसर हो गया था, तो उनकी डेथ के बाद हम आए थे इधर। तो उसके बाद आपने मेरे ख्याल से कोई नौकरी पकड़ी थी? टाइम्स ऑफ इंडिया में जॉब लिया था। ऑलमोस्ट 10 साल मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में जॉब किया। अच्छा। फिर जब भी एज टाइपिस्ट। ओके। फिर उसकी, क्योंकि मेरा काम करने का कोई इरादा था ही नहीं, पर पापा बीमार होने की वजह से फिर मुझे जॉब लेना पड़ा। फिर उसके बाद जब नोएडा शिफ्ट किया, पापा की डेथ हुई, उसके बाद 3 साल तक मैं जॉब करती रही टाइम्स ऑफ इंडिया में, और उसी पैसे से मैं साई कृपा का सारा काम संभालती थी। कोई एक इंसिडेंट हुआ था ना, जो एक बच्चा, जो पहला बच्चा था, पहला बच्चा, वो क्या था? क्योंकि रजिस्ट्रेशन के 2 साल बाद भी हमारे पास कोई बच्चा नहीं था। तो एक दिन मैं ऑफिस जा रही थी, तो प्यारेलाल भवन के सामने एक हैंडीकैप्ड बच्चा, मतलब मल्टीपल चैलेंज था, और उसको कोई मार रहा था। अच्छा। तो फिर मैंने पूछा ये कौन है, क्यों मार रहे हो? तो उन्होंने बोला ऐसे ही खाना मांगता है, तो हम छोटा मोटा काम करवा लेते हैं। तो मैंने कहा अगर मैं इसको घर ले जाऊँ? तो नहीं, आपकी मर्जी, क्योंकि हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते, आप उसको देखभाल कर सकते तो ले जाओ। फिर हम उसको घर ले आए, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाया, और टीवी पे भी उसका ब्रॉडकास्ट किया, फोटो, अगर कोई परिवार वाले आया तो ले जाएं, पर कोई नहीं आया। तो फिर उसको हमने एनेबलिंग सेंटर में पढ़ाया। फिर उसके बाद वो ये मोंटी चड्डा की स्कूल है ना, मोंटी चड्डा की स्कूल, माता भगवंती चड्डा, तो वहाँ डाला। फिर काफ़ी उसमें ट्रेनिंग वगैरह लेके फिर वो वहाँ का फैकल्टी बन गया, मतलब जो बच्चों को सिखाने के लिए जो हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह, तो उसको सैलरी भी मिलता था। तो अभी वो आपके संपर्क में रहता है? अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर उसका मतलब डेथ, स्ट्रोक हो गया। मैं थोड़ा सा समझना चाह रही थी। 46 इयर्स का हो गया था, पर काफ़ी मतलब एक्टिव था, अचानक स्ट्रोक हो गया उसको। आपकी आंखों के आंसू मुझे बता रहे हैं कि हर बच्चे से आपका अटैचमेंट कैसा है। क्या नाम था उसका? रजत। वो शायद बोल भी नहीं ना बोल सकता था, ना सुन सकता था, पर सारा काम कर लेता था, सबसे बात कर लेता था।
इशारों में। तो वो साई कृपा का पहला बच्चा पहला था बच्चा अगर मैं कहूँ। अंजना जी, मैं ना कई बार ये सोचती हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों का इंटरव्यू लेती हूँ जो समाज के लिए कुछ इतना अलग काम कर रहे हो, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। कई बार उनकी अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन देखो तो ऐसा नहीं होता कि बहुत अच्छी होती है। आप भी अपनी नौकरी करती रह सकती थी, अपना घर बसाती हैं, ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा था इसलिए आपने चलो बच्चे रख लेती हूँ। ये मन ये कैसे शुरू हुई ये थी? तो मन का ही तो होता है ना, अगर हम कुछ करना चाहें तो कोई ना कोई रास्ता निकल आता ही है। हमेशा तो से आप यही करना था? हाँ, शुरू से ये करना चाहती थी, फिर धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और बस साई कृपा बढ़ता गया। अच्छा, कई बार ना ये भी समझ नहीं आता कि कुछ करना तो चाहते हैं बट क्या करना चाहिए। वृद्धाश्रम खोलें, अनाथ आश्रम खोलें, आवारा जो सड़क के कुत्ते हैं, जानवर हैं, गौशाला खोलें या स्ट्रे डॉग्स को खाना खिलाएं। बहुत काम है क्योंकि, और दुनिया को हमारी बहुत ज़रूरत है। आपको हमेशा से था कि मुझे अनाथ आश्रम ही खोलना है? हाँ, क्योंकि मैं बच्चों को देखती थी ना, जहाँ भी देखो बच्चे बस एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, तो वो मुझे बहुत बुरा लगता था। इसलिए मैंने सोचा मैं यही करूँगी। क्या उम्र थी आपकी जब आपने साई कृपा को रजिस्टर कराया? 35 इयर्स। 35। और जब रजत आया सबसे पहला बच्चा? तब 2 साल बाद, मतलब 37। हाँ। और आज आपकी क्या उम्र है? 73। बट आप 73 लगती नहीं है बिल्कुल। 73 इयर्स की। और मैं बहुत साल पहले अंजना जी से मिली थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब इतना सा भी बदलाव तब से और अब में नहीं हो गए। कैसा रहा ये इतने सालों का, ऑलमोस्ट 40 साल का सफर? काफी अच्छा भी रहा, काफी दिक्कतें भी आई है, बहुत मतलब उतार चढ़ाव रहा है, पर ये है कि हाँ, लोगों ने बहुत साथ दिया, पब्लिक ने बहुत साथ दिया हमारे। तो कभी भी कोई मुश्किल हो तो वो लोग हमेशा सपोर्ट के लिए आ जाते थे। और फिर था बाबा के ऊपर भरोसा, साईं बाबा। हाँ। तो जब आप पहली बार रजत को लेकर आई तो कहाँ रहती थी आप? कौन सा वो घर था और फिर कैसे कैसे वो बढ़ा? मैं वहाँ थी W ब्लॉक में, एक LIG, हाँ नोएडा में LIG मकान में रहती थी। फिर जब इनॉग्रेशन की बात हुई, बाल कुटीर की इनॉग्रेशन, साई कृपा तो पहले हमने रजिस्टर कर लिया था, पर हमने सोचा होम के लिए अलग नाम दे के अलग से मतलब इनॉग्रेशन करना है। तब हमने 20 में, सेक्टर 20 में ब्लॉक में एक मकान लिया और वहाँ पर हमने इनॉग्रेशन किया। तब कितने बच्चे थे शुरू में आपके पास? बस एक रजत ही था। एक रजत? फिर उसके बाद? 3 महीने बाद एक और हैंडीकैप लड़की आई, वो किसी सोशल वर्कर के थ्रू आई थी। तो वो अभी भी है, जॉब कर रही है, उसके 2 बच्चे हैं, शादी हो गए। हाँ, करीब 30-35 साल से आपके साथ है? हाँ, तब तो जॉब भी कर रही है, बच्चों को पाल रही है अपना। हाँ। तो उसके बाद मेरे ख्याल में 3-4 महीने बाद फिर एक न्यूबॉर्न बेबी आई। न्यूबॉर्न बेबी मतलब कोई छोड़ के चला गया? हॉस्पिटल से थी। हॉस्पिटल से? हाँ, अबैंडन्ड चाइल्ड थी, तो उसको ले आए। और ये जो पहले लड़की आई थी ये हैंडीकैप थी, उसकी सिस्टर थी, बड़ी सिस्टर थी। हाँ। पर वो शादीशुदा थी, वो रखना नहीं चाह रही थी और पेरेंट्स नहीं थे। फिर हॉस्पिटल से बच्ची आई। हाँ, फिर धीरे धीरे बढ़ते गए बच्चे। फिर जब पहली बार मैंने क्राई को अप्रोच किया कि मुझे सपोर्ट चाहिए, तब उनको सीरियस नहीं लगा कि कुछ हम करेंगे। पर जब उन्होंने देखा कि 5 बच्चे मेरे पास आ गए और मैं तब भी मतलब उनके सपोर्ट कर रही हूँ, तो फिर क्राई ने मुझे सपोर्ट करना शुरू किया। अच्छा। 92 में। अच्छा, 92 में क्राई ने सपोर्ट किया, तब फिर मैंने जॉब छोड़ा। अच्छा, तब तक आप जॉब करके बच्चों को 5 बच्चों को संभाल रही थी। फिर जब क्राई ने सपोर्ट किया तो मैंने सोचा अब तो मतलब मैं फंड्स के लिए इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, मैं बच्चों को ढंग से देख सकती हूँ। बच्चे कैसे आते हैं आपके पास? पहले कोई भी लेके आते थे, हम लेते थे, पर 2016 में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी बनी नोएडा में। उसके बाद हम डायरेक्टली कोई बच्चा ले नहीं सकते। अच्छा। ना बच्चों को रिस्टोर कर सकते। अगर पेरेंट्स मिल भी जाए तो हमें CWC के ऑर्डर से उनको रिस्टोर करना पड़ता है। अच्छा, तो मतलब अगर सड़क पर कोई बच्चा है या कोई आपके गेट पर छोड़ गया है, आप उसको नहीं रख पाएंगे? हम उसको CWC में प्रोड्यूस करना पड़ता है। अच्छा। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी।
ऐसा लगता है ये सही है ये डिसीजन? क्योंकि कहीं पहले शायद खबरें आती थी कि कहीं कहीं एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा है कुछ एनजीओज में। हाँ, एक तरह से सही भी है, एक तरह से थोड़ा सा वो भी, रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा होता है तो काफ़ी बच्चों की जो प्रोग्रेस ना उसकी वजह से रुक जाता है। क्योंकि हम जो है पहले जो रिस्ट्रिक्शंस नहीं था तो हम बच्चों को घुमाने ले जाते थे, पिकनिक्स पे ले जाते थे, तो सब अब बिल्कुल कट ऑफ हो गया, तो बच्चे ज़्यादातर घर में ही बंद के रह जाते हैं, उनका जो एक्सपोजर है वो काफ़ी कम हो जाता है। आप इनको कहीं बाहर नहीं ले जा सकते हैं? परमिशन से ले जा सकते हैं पर वो भी काफ़ी मतलब उसमें रिस्ट्रिक्शंस होता है कि आप सिर्फ 7 दिन के लिए ले जा सकते हो, तो ये सब रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ज़्यादा मतलब एक्सपोजर नहीं हो पाता। तो मतलब ज़्यादातर आप उन्हीं बच्चों को रख सकते हो जो कमिटी के थ्रू आए, वो फिर थ्रू चाहे आए। पुलिस कमिटी हाँ, को दे या पुलिस, हॉस्पिटल दे कोई हाँ, अबैंडन जी, बच्चे को। हाँ। तो आपको इतने सालों में तो एग्जैक्टली साल क्या था जब आपने शुरू किया? रजत आपके पास कब आया? 90 में। 90 में आया। तब से लेकर अब तक कितने बच्चे, और सारे बच्चे आपको मम्मी कहते हैं, कितने बच्चों की मम्मी हैं आप? इससे देखा तो हजारों बच्चे आए हैं। हाँ। पर कई तो पेरेंट्स को, ज़्यादातर बच्चे रिस्टोर हो चुके हैं पेरेंट्स को। अरे वाह, अच्छा। हाँ, कुछ तो जॉब लेके अब बाहर रह रहे हैं, कुछ की शादी हो गई और कुछ बच्चे जो है हम दूसरी जगह ट्रांसफर, क्योंकि पहले जो था हम लोग मेंटली चैलेंज बच्चों को भी हम अपने पास ही रखते थे, पर अब ये रूल बन गया कि 18 साल तक के आप रख सकते हो। अच्छा। तो 18 साल के बाद फिर वो बच्चे, नॉर्मल बच्चे तो कहीं भी जाके एडजस्ट हो जाएंगे, जॉब ले लेंगे, पर जो मेंटली चैलेंज बच्चे हैं वो कहाँ रहेंगे। तो ऐसे बच्चे आजकल जब आते हैं तो हम उनको इमीडिएटली किसी स्पेशल होम में ट्रांसफ़र कर देते हैं। हाँ, हम अपने पास ज़्यादा दिन नहीं रखते। अच्छा, लेकिन जो बच्चे यहाँ से कुछ बनकर चले जाते हैं वो भी आपके हमेशा संपर्क में तो रहते ही होंगे। अभी भी आए हुए सारे बैठे हुए, कई सारे बैठे हुए। अच्छा। हाँ, संडे को ही लोग आपसे मिलने आते हैं? संडे आते सब जॉब कर रहे हैं कहीं? सब जॉब कर रहे हैं। अरे वाह, कैसा होता है एक बच्चे का सफ़र जब यहाँ साई कृपा में आपकी गोद में जब एक बच्चा आता है? अब वो बच्चा नवजात भी हो सकता है, न्यूबॉर्न, 5 साल का, 7 साल का, उसकी जर्नी यहाँ कैसे शुरू होती है? कुछ बच्चे तो देखिए 1-2 दिन में घुल मिल जाते हैं, कुछ बच्चों को थोड़ा टाइम लगता है, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, सारे बच्चों के साथ एडजस्ट होने में टाइम लगता है। फिर एक बार एडजस्ट हो जाते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और फिर पढ़ाई भी हम कोशिश करते हैं कि बच्चा आते ही कुछ ही दिनों में, जैसे बच्चा एडजस्ट हो गया, हमारा अपना एक सेंटर है नॉन फॉर्मल, उसमें हम डालते हैं ताकि उसका बेसिक्स, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो आते हैं हमारे पास 10-12 साल में भी उनको पेंसिल पकड़ना नहीं आता, तो पहले हम अपने सेंटर में डाल के उनको पहले बेस बनाते हैं। फिर जब बच्चा हमें लगता है कि हाँ ये अब नॉर्मल स्कूल में जा सकता है तो हम उनको नॉर्मल स्कूल में डाल के उनकी पढ़ाई पूरा, तो कॉलेज भी जाने लगे बच्चे, जॉब करते हैं, जॉब भी करते हैं, कॉलेज में भी अभी एक बच्ची जो है शारदा यूनिवर्सिटी से BBA LLB कर रही है। अरे वाह। एक कोयम्बतूर में अमृता में मास कम्युनिकेशन कर रही है, एक सत्यम से फैशन डिज़ाइनिंग कर रही है। अब 2 बच्चे अभी छत्तीसगढ़ जाने वाले इस वीक में। अच्छा। कला केंद्र में, एक फैशन डिज़ाइनिंग, एक टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में जा रही है। और इनमें से किसी बच्चे को नहीं पता होगा कि उसके असली माता पिता कौन है या कौन थे? जो अनाथ बच्चे आते होंगे शायद उन्होंने तो फिर भी अपने माता पिता को देखा होगा। अबैंडन बच्चे बहुत आते हैं। हाँ, बहुत आते हैं। दुख होता होगा? दुख तो बहुत होता है कि कई बार गुस्सा भी आता है कि क्यों लोग ऐसे हैं, पर पता नहीं, एक बार इधर आ गए तो फिर तो बच्चा हमारा है। क्या बेटियों को ज़्यादा अबैंडन किया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत से लड़के भी अबैंडन लगते हैं। आजकल तो खैर गवर्नमेंट ने रूल निकाल दिया कि 10 साल के नीचे जितने भी बच्चे हैं अगर पेरेंट्स नहीं मिलते तो उनको अडॉप्शन में भेज दिया जाता है। तो आजकल यहाँ पर छोटे बच्चे भी ज़्यादा दिन नहीं रहते। अच्छा, अडॉप्ट होते, उनको अडॉप्शन में भेज देते हैं। अच्छा, जब बच्चा अडॉप्ट होता है तो आपके टच में रहते हैं वो बच्चे, या अलाउड है? नहीं, अलाउड नहीं है। अच्छा, हमें पता भी नहीं चलता, कई बार पता चल जाता कि हाँ ये बच्चा छत्तीसगढ़ गई है या कहाँ गई है, पर ज़्यादातर बच्चों को पता ही नहीं रहता हमें। तब दुख होता है, याद कभी आती हो, ये लगता होगा कि कहाँ है, कैसा है?
कारा से भी आपको मतलब वो पता नहीं चलता? नहीं चलता, मतलब वो डिस्क्लोज नहीं करते ना, वो सीक्रेट रखते कि कहाँ गया बच्चा। तो जो मम्मी है उसके दिल पर क्या बीतती है? तभी हम कहते हैं ना कि अगर अडॉप्शन में देना ही है तो जल्दी करो। अगर बच्चे को आप 2-3 साल रख के फिर अडॉप्शन में देते हैं ना, वो बच्चे के साथ भी बहुत अन्याय है। वो यहाँ थोड़ा एडजस्ट हो जाते हैं। उसके बाद अगर ट्रांसफ़र करोगे तो बहुत मुश्किल लगता है। मैं कहीं पढ़ रही थी लगभग 3,000 से 4,000 बच्चों के बीच में आप इतने बच्चे हैं जिनकी जिंदगियों को आप छू चुकी हैं, बदल चुकी हैं, एक आकार दे चुकी हैं। पर पहले ये था कि पहले हम ट्रेस नहीं कर पाते थे फैमिलीज को, पर आजकल क्योंकि मोबाइल है, सोशल मीडिया, तो हम इमीडिएटली जैसे बच्चे से कोई भी इंफॉर्मेशन मिलता है कि हम झारखंड से या बिहार से, तो वहाँ की पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन भेज देते हैं, तो वहाँ की पुलिस फिर फैमिली ट्रेस करके हमारे पास भेजते हैं। तो ये तो वो बच्चे हुए ना जो खो गए या घर से भाग गए, हाँ, जिनको अबैंडन ही किया है, अस्पताल में ही छोड़ के कोई भाग गया वहाँ, वो तो उसका माता पिता। और दूसरा कई बार क्या होता है, जो अनाथ भी होते हैं, अगर दूसरे रिश्तेदार लोग भी अगर गरीब है तो कोई नहीं रखना चाहते, चाचा मामा लोग भी नहीं रखना चाहते, तो वो क्यों लेंगे? वही तो, वो बच्चा तो फिर आपको ही पालना है। आज पीछे मुड़कर जब देखती हैं अपने जीवन को, संतुष्टि है जो किया, ठीक किया? बिल्कुल, ऐसा लगता है कि बस और भी बहुत कुछ कर सकूं मैं। अब वापस उसी समय चलते हैं जब आप यहाँ आए थे, जब आपने ये सब सोचा काम करने का। एक तो हर लड़की की तरह कि अब शादी करो, परिवार कहता है, आपके पिता ने, आपके भाई बहनों ने बहुत कोशिश किया था, पर मैंने मना कर दिया। तो शुरू से मन में था कि शादी नहीं करनी है और यही काम करना है? ऐसी बात नहीं है, शुरू में तो था कि हाँ शादी करूँगी, पर शादी करने के बाद भी आश्रम खोलना ये तो मन में था ही। अच्छा। हाँ, पर वही है कि कुछ शायद भगवान ने भी सोचा कि मैं ऐसी रहूं। शादी नहीं हुई? नहीं हुई। कभी ऐसा लगता है कि यू मिस हैविंग दैट काइंड ऑफ फैमिली लाइफ? मतलब मैं तो कहती हूँ ये भी बहुत बड़ा आपका परिवार है। मैं देखती हूँ सबको तो मुझे लगता है मेरी जिंदगी सबसे अच्छी है। क्यों कह रही हैं आप ऐसे? क्योंकि देखो मेरी 2 बहनें हैं, उनकी भी शादियों के 3-3 बच्चे हैं, पर वो अकेले। क्यों? बच्चे बड़े हो गए, कोई अमेरिका चला गया, कोई लंदन चला गया, अफ्रीका चला गया, वो बुढ़ापे में वो अकेले हैं। वो खुद भी कहते हैं तुम तो लकी हो, तुम्हारे पास इतने सारे बच्चे हमेशा साथ रहते हैं। ट्रू। लेकिन उस समय दूसरे लोग क्या बोलते थे आपके लिए? हाँ, बहुत बोलते थे, पागल है तुम, क्यों ऐसा करती हो। सब मुझे पागल ही बोलते थे। बुरा लगता था? नहीं, सोचती थी लोगों का सोच ऐसी है तो क्या करें। इतने सालों में अंजना जी, आपने समाज का बहुत अच्छा चेहरा भी देखा होगा कि भाई जो लोग आते हैं, जो डोनर्स होते हैं, और समाज का बहुत खराब चेहरा, घिनौना चेहरा भी देखा होगा। मैं चाहती हूँ दोनों चेहरों के बारे में थोड़ा बात करें। क्या बोलूँ। एक तरफ वो लोगों की है जो मतलब कई फैमिलीज ऐसे हैं कि अगर बच्चे अनाथ हो जाते हैं फैमिली में, समझ लिए 3 बच्चे हैं, उसमें 1 लड़का है 2 लड़कियां हैं, लड़के को वो लोग अपना के ले जाते हैं और लड़कियों को छोड़ जाते हैं। मतलब जो रिश्तेदार होते हैं छोड़ के चले जाते हैं, लड़कियों को छोड़ के चले जाते हैं। तो इनको हम नहीं पाल सकते। फिर हम ले आते हैं उन बच्चों को, पड़ोसी लोग बताते हैं हमें, फिर हम उनको ले आते हैं। अब तो काफ़ी बड़े हो गए, अच्छे पोजीशन में हैं। मतलब लड़कों को रिश्तेदार भी पालने के लिए तैयार है, पर लड़कियों को नहीं। कई बार ऐसी भी होता है कि जैसे कई लोग जो है शक करते हैं कि पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। तो एक बार हमारे साथ ऐसा भी हुआ, कुछ रेड हुआ था और बहुत मतलब बुरा भला कहा, पर फिर हमने सारे अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के सारा बातें क्लियर किया।
हाँ, वो तब जाके वो मैटर, वो हाँ, न्यूज में आया न्यूज़ था में कि आया आपके था, यहाँ हाँ। शराब की बोतलें मिली हैं हाँ। और ब्रांडेड नए नए कपड़े मिले कपड़े। हैं। वो क्या थी वो पूरी कहानी? बस वही था कि बच्चे जो है आजकल क्रिएटिव वर्क करते हैं, उसमें सजाते हैं और लाइट्स वगैरह लगा के हम उसको दिवाली में सेल भी करते हैं। तो ऐसी बोतलें रखी हुई थी, तो लोगों को शक हुआ कि हम बच्चों को शराब भी पिला रहे हैं, पता नहीं बच्चों के लड़कियों के साथ क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से कुछ हंगामा हुआ, पर फिर ये कि हम तो कोई गलत कर ही नहीं रहे थे, तो फिर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, सारी बातें सामने रखी, तब जाके वो क्लोज किया उन्होंने केस। साई कृपा में, खासकर ये बाल कुटीर में, किस तरह का डिसिप्लिन होता है जब कोई बच्चा आता है और उसको उस डिसिप्लिन में ढालना? भाई घर में एक बच्चा, दो बच्चे संभलना आजकल लोगों के लिए मुश्किल है। क्या चीजें हैं कि यहाँ के बच्चों को पता है कि भाई ये तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? हम ऐसे डिसिप्लिन रखते ही नहीं है। अच्छा। हाँ, कोई मतलब जैसे पहले बच्चा आता है ना, हम उनसे ज़्यादा सवाल जवाब भी नहीं करते। अच्छा। उसको घुल मिलने देते हैं पहले बच्चों के साथ, सारे बच्चों के साथ। जब वो बच्चा घुल मिल जाता है, धीरे धीरे उससे बातें पूछते हैं कि तुम्हारे घर में कौन कौन है, पापा कौन है, मम्मी कौन है, क्या करते हैं। तो इस तरह से बातें हम धीरे धीरे बच्चों से निकाल लेते हैं। फिर जब बच्चों को जब पूरी इन्फॉर्मेशन कुछ मिल जाता है, तब हम पुलिस को इन्फॉर्म करके फैमिली ट्रेस करते हैं। नहीं, बट अब जैसे तय हो गया कि अभी बच्चा यहाँ रहना है, तब तो उसको डिसिप्लिन फिर सिखाना तो पड़ेगा। डिसिप्लिन है। फिर तो ये है कि सवेरे 4 साढ़े 4 बजे उठना है। 4:30? हाँ। अच्छा। उठ के नहा धो के 6 बजे पूजा करना है। हाँ। उसके बाद 6 से 7 बजे तक पढ़ना है। अच्छा, वाह। वो कंपलसरी है। 7 बजे फिर नाश्ता होता है, नाश्ता होके फिर लंच पैक करके स्कूल चले जाते हैं। फिर 2 बजे आते हैं, 2 बजे खाना खा के फिर उसके बाद इनकी डांस क्लास, म्यूजिक क्लास, वो भी सब यहीं होता है? हाँ, सिलाई क्लास, ये सब हफ्ते में 1-2 बार ऐसे क्लासेस लगाते हैं। फिर जो बड़े बच्चे जिनको मैथ्स साइंस वगैरह में ट्यूशन चाहिए होता है, उनके लिए ट्यूटर्स आते हैं। यहीं पर मतलब उनको ट्यूशन दिया जाता है। अच्छा, तो कहाँ पर पढ़ाई होती है? यही शेड में, ये जो शेड है, अच्छा, इसी में सारा एक्टिविटीज यहीं पर है, क्योंकि अंदर तो हम किसी को अलाउ नहीं करते। ये रेजिडेंशियल? हाँ, इसमें अलाउ नहीं करते। जो भी एक्टिविटी करना है इस साइड में करते हैं। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि क्राई ने आपको शुरू में हेल्प किया। हाँ। 5 बच्चे थे आपके पास। और एक आप घर में रहती थी। वो जर्नी फिर आगे कैसे बढ़ी? 5 से फिर 50-100 बच्चे? उसके बाद जो है क्राई ने मतलब इनका एक रूल होता है, मतलब उनका क्राइटेरिया होता है कि 3 साल तक सपोर्ट करेंगे। अच्छा। पर क्राई ने 3 साल से 6 साल, 6 साल से 9 साल, 9 साल से मेरे ख्याल में 15 साल तक उन्होंने हमें सपोर्ट किया, एक्सटेंड करते गए वो अपना सपोर्ट। उस बीच में फिर गिव इंडिया आया, तो और भी मतलब संस्थाएं जुड़ गए, जॉइनिंग हैंड्स आए। तो इस तरह से लोग जुड़ते गए और फिर हमारा जो है काम आगे बढ़ता गया। फिर कंपनियां आने लगी, अमेरिकन एक्सप्रेस वालों ने सपोर्ट करना शुरू किया, फिर एडोबी, फिर BHEL। इस तरह से मतलब BHEL ने भी जैसे ये शेड बना के दिया, इस तरह से वो हर साल कुछ ना कुछ सपोर्ट करते हैं। इंडियन ऑयल वालों ने इस बार बस दिया। तो इस तरह से धीरे धीरे लोग जुड़ते गए। कैसे पता चलता है लोगों को आपके बारे में? कोई ना कोई डोनर जैसे अपनी बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करने आते हैं, तो आगे जाके अपने दोस्तों से बताते हैं, फिर वो और आके जुड़ते हैं। तो इसी तरह हम अपनी पब्लिसिटी वैसे नहीं करवाते, पर लोग जुड़ते जा रहे हैं। जब मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि बहुत साल पहले मैंने भी कहीं से अंजना जी के बारे में सुना और मैं अपनी बिटिया के बर्थडे पे यहाँ आना चाहती थी। और ये वाकई एक समाज की हकीकत है कि कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि ऐसी जगह पर जाएंगे, अपने बच्चे का वहाँ केक कटवाएंगे। और मुझे आज तक याद है कि अंजना जी ने मना किया था और मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी थी। जीवन के लिए वो मेरे लिए एक सीख हो गई थी। मैं चाहती हूँ आप बताएं हम सबको कि क्यों आप यहाँ पर किसी का केक नहीं कटवाती हैं? क्योंकि एक तो ये है कि बच्चों को एक उनका केक तो हम काटते ही हैं, पर बाहर वालों से भी अगर आके काटते थे, कि अगर बच्चों को ये लगता कि हाँ हो सकता है उनको ज़्यादा मतलब पेरेंट्स ज़्यादा वो हेल्प करते हैं, ज़्यादा उनके लिए सामान लाते हैं, तो वो सब मतलब उस बच्चे को देखकर इन्हें शायद अपने उसमें नाम वगैरह नहीं आना चाहिए, इस तरह से। वाकई मुझे उस दिन बहुत ये बात अच्छी लगी थी कि हम लोग ये सोचते हैं कि अरे हम अनाथालय जा रहे हैं तो हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं कि बच्चों के लिए केक लेकर जा रहे हैं, लेकिन आपने जो बात कही थी वो दिल को छू गई थी।
डोनर्स के लिए और कोई रूल्स भी होते हैं इस तरह से? हमने बच्चों के डिसिप्लिन की बात की, डोनर्स के लिए आपके रूल्स हैं? है। हम ये कहते हैं कि आप आके डिस्ट्रीब्यूट मत करना चीज़ें बच्चों को डायरेक्टली, अच्छा। क्योंकि एक तो उसकी आदतें बिगड़ती है, बच्चों की आदत बिगड़ती है। जब भी कोई आता है सोचते हैं कि हमें कुछ मिल जाएगा, तो वो हाथ फैलाने की आदत आ जाएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि कोई चीज़ डायरेक्टली नहीं दी डायरेक्टली बच्चों को नहीं देना। हाँ, अगर सबको देना है तो हम आप हमारे पास दे दीजिए, हम दे देंगे। कई लोग बोलते हैं कि नहीं, आप हमारे सामने डिस्ट्रीब्यूट करो। ट्रस्ट इश्यूज भी होते हैं उनको। हाँ, तो फिर हम अपने स्टाफ से करवाते हैं, उनसे नहीं करवाते, डोनर से नहीं करवाते। अच्छा। हाँ। ऐसा क्यों? वही, ताकि बच्चों को ये कई बच्चों को ठीक है बुरा नहीं लगता, पर कई बच्चों को बुरा लगता है कि कोई बाहर से आके हमेशा हमारे हाथ में कुछ चीज़ दे रहे। कुछ बच्चे हैं जो ऐसे फील करते सेल्फ हैं। रिस्पेक्ट। हाँ, तो इसलिए हमने शायद वो बोर्ड भी लगा रखा है कि सेल्फ एस्टीम बच्चों का ध्यान रखना। वाह। क्योंकि कई लोगों को बोलने से समझ में नहीं आता, वो मानते नहीं है, नहीं ऐसे क्या हो गया, कुछ नहीं होता। तो हमने पहले से बोर्ड लगा के रख दिया कि ये बच्चों के हित के लिए बनाया हमने रूल। मैं शायद कुछ साल पहले आपकी बात ना इतना समझ पाती, लेकिन अब मैं, चूंकि हम भी एक जमघट पाठशाला चलाते हैं, बच्चों के लिए एक फ्री स्कूल चलाते हैं, और मैं देखती हूँ कि कई बार जब लोग कुछ बांटने आते हैं, और ये समाज पर एक बड़ा वो है, हमें लगता है कि अरे हम बहुत महान हैं क्योंकि हम बच्चों को कुछ खिलाने आए हैं, तो कोई हमें मना कैसे कर सकता है। मैं कई बार रोकती हूँ कि जैसे अब क्या है, क्योंकि बच्चे सड़क पर बैठे हुए हैं पेमेंट पे, मैं कहती हूँ अभी स्कूल चल रहा है, छुट्टी में, नहीं हमारे ऑफिस का टाइम है। मैंने कहा आपके ऑफिस का टाइम है, लेकिन वो बच्चा तो पढ़ रहा है। नहीं तो हम बांट देते हैं ना। उनको लगता है कि हम अच्छा काम करने आए तो हम तो अभी करेंगे। कोई रियलाइज नहीं करते कि बच्चों के भी अपने बच्चों का एक डिसिप्लिन है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, वो ध्यान रखना पड़ता है। एंड आई एम श्योर अच्छा भी, बहुत अच्छे लोग भी हैं, तभी सब काम चल पाता है। अच्छे लोग बहुत हैं, तभी तो इतने साल हम बगैर किसी गवर्नमेंट सपोर्ट के हम इतनी दूर तक आ पाए, क्योंकि बहुत लोग हैं सपोर्ट करने वाले। और कभी भी उनसे बोलो कि हमें ये ज़रूरत है, कभी ना नहीं करते। बहुत पहले ऐसी कोई आए थे, वो डॉक्टर थे, वो कुछ अमरूद और स्वेटर्स लेके आए, और यही बात जब मैं बोल रही थी कि मैंने बोला नहीं प्लीज़ आप बांटिए मत, हम बाद में दे देंगे। नहीं, हमें खुद बांटना है, और हम स्वेटर बच्चों को पहना के फ़ोटो खींचेंगे। मैंने कहा सॉरी नहीं हो सकता। तो उन्होंने बोला ठीक है हम वापस ले जाएंगे। मैंने कहा ले जाइए, पर हम अलाउ नहीं करेंगे। और वो आप मानोगे नहीं, वो बंदा वो चीज़ सब पैक करके लेके वापस चला गया। तो ऐसे भी लोग होते हैं। वो मैंने वही कहा ना, शायद मैं पहले नहीं समझ पाती, लेकिन अब चूंकि खुद ऐसा काम कर रही हूँ तो मैं जानती हूँ लोगों की मेंटालिटी क्या होती है। क्योंकि लोगों को सोचना चाहिए ना, वो बच्चे भी कल को बड़े होने वाले हैं, उनकी रिस्पेक्ट भी हमें करनी चाहिए, रखना चाहिए। कोई अच्छा इंसिडेंट जो आपको लगे कि वाह ऐसे लोग हैं तो दुनिया चल रही है? अच्छे तो बहुत है, क्या इतने सारे अच्छे काम करते रहते हैं, मैं क्या एक को क्या बोलूं। हमारी एक बच्ची जो बाहर गई थी, जो यूके में गई, तो जब बोला कि मुझे मास्टर्स बाहर करना है, तो हम तो दंग रह गए कि हम इतने पैसे कहाँ से लाएंगे। पर एक एनजीओ थी, इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट, उन्होंने बोला हम सपोर्ट करेंगे। तो 30 लाख उसकी फ़ीस उन्होंने दिया और उसको बाहर भेजा। वो क्वींस यूनिवर्सिटी से उसने मास्टर्स किया, फिर उसी यूनिवर्सिटी में उसकी जॉब भी लग गई। ओह माय गॉड। आयरलैंड में है वो, बेलफास्ट में। माय गॉड, कहाँ है दुनिया भर में आपके बच्चे साई कृपा के, बताइए। एक वही लड़की बाहर गई है, बाकी तो एक जम्मू में है, एक हैदराबाद में है, एक कोयम्बतूर में है, बाकी सारे दिल्ली नोएडा में। पढ़ भी रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं। जॉब भी कर रहे हैं। क्या लाइक आपको कुछ सुनवाते हैं। So, hi there. I'm going to talk about my mom. To be very honest, I'm surviving here because of her. She inspires me in every single moment. Like, whenever I feel low or lonely, I just
need her, or even just to hear her voice so that I can hold myself together and face the world. There have been like countless moments in my life that I'm really, really grateful. But if I had to choose one, it would be this. Like, she used to feed me ghee and rice. It's not about the food, it's the way she used her hand to feed me. The love she carries for me is something I would say truly special. Even today, whenever I visit her, I ask for the same food prepared in the same manner, and I'm really grateful for this. Like, for her to be my mother, it's like something really to be grateful for, and I miss her. So, hi there. I'm going to talk about my mom. To our mom. There are a lot of things that we never said out loud, but today we are going to speak from our heart. I wish I could tell you how much you mean to us. And I am a student of law pursuing from Sharda University, and because of the trust you showed in me. And I'm going to be a fashion designer because of the trust you showed me. You understand me, no one can ever. You know I need advice. You know I need a good scolding. You are the prettiest, amazing, calm, and very, very sweet person. You are the Wonder Woman. Your unconditional love made us happy, secure, and strong. Thank you, Thank you, Mommy, Mommy. for We love you. everything. We love you. डांटती भी है जोर की। वो तो है, कब पकड़ना पड़ता है ना, मम्मी को गुस्सा कब आता है? जब कोई ज़्यादा बदतमीजी करे। कोई करते हैं बच्चे? कभी करते हैं, बच्चे आपस में लड़ लेते हैं, कुछ करते हैं, कभी कभी डांट पड़ती है, एक आध कभी लग भी जाता है। कई बार क्या होता है, डिफिकल्ट बच्चे भी होते हैं, घरों में भी होते हैं। बहुत तरह के आजकल चैलेंजेस हैं। कभी जी, किसी को हाँ। नशे की लत लग जाए या कुछ हो जाए, वो कोई लड़का लड़की का चक्कर, ये सब यहाँ भी होता होगा आपके साथ कभी? हाँ, एक दो बच्चे थे जो ड्रिंक्स में बहुत ज़्यादा वो हो गए, तो 18 साल के बाद जब ये बाहर निकलते हैं ना, देखिए 18 साल की उम्र में बच्चा अपने आप में कुछ इतनी समझदार नहीं होते, तो जो संगत उनको मिल जाती है ना, वो उसी तरह चल जाते हैं। तो ऐसे एक दो बच्चे बिगड़ गए। फिर क्या किया आपने? फिर ले आए, वापस ले आए और उनको डी एडिक्शन सेंटर में भी डाला, पर जब वापस चले जाते हैं ना, फिर वो उसी चीज़ में फिर हो जाते हैं। तो आपको ये इस नियम से कभी तकलीफ होती है कि 18 साल में बच्चे को यहाँ से छोड़ना ही है, चाहे वो सेटल हुआ हो नहीं हुआ हो? तो इसलिए हम छोड़ते नहीं हैं। हम 18 साल के बाद बाहर 2 घर लिए, एक लड़कों के लिए एक लड़कियों के लिए, और जब तक उनकी पढ़ाई पूरी नहीं होती और जॉब नहीं लगता तब तक हम उनकी सपोर्ट करते। तभी तो ये सारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, हाँ। ये हम उनको पढ़ा रहे हैं। अरे वाह, तो ये आसपास ही घर है? हाँ, इधर ही इसी गली में है। हाँ। तो जब तक जॉब नहीं लगता वो वहाँ रहते हैं। ये आपको एक मैसेज और सुनवाते हैं। Greetings from California. My name is Susan Seitz. I had the privilege of knowing Anjana for 25 years plus. On my first trip to India, which was many years ago, and the first of many trips back to India, I saw abject poverty in the villages. I thought education has to be the ticket out of poverty. And after I got back from that first trip, I wanted to find an Indian organization that helped. I was living in Arizona at the time, and I found an organization called ASHA, where they fund education programs throughout India.
when we were looking through proposals, we came across Anjana's. She had started a little orphanage with her 38 kids. They were going to classes underneath trees outside, or later in this one room cement building. I was so impressed when I met her. The love she had for children and desire to help has been a role model for me. I visited her again and again, and from going from 38 kids in 2 rooms and a few cows and that kind of school to creating a vocational training center and a much nicer orphanage housing. I am in love with that project. I am in love with Anjana and all she has done. She's truly left a legacy. Hello, greetings from California. आपको लगता है you have left a legacy? ये कौन है, इनके बारे में बताइए। ये सुजन सीड्स है, ये कैलिफोर्निया में रहती है और हर साल हमारे लिए फंड्स रेज करती है वहाँ से। अच्छा। हाँ, फंड्स रेज करके बेचती है। इस साल भी उन्होंने भेजा है, हर बार बेचती है और आती है तो हमारे साथ रह के जाती है। अच्छा। हाँ। अच्छा, आप खुद भी यहीं रहती हैं ना? हाँ हाँ। आज आपके लिए अंजना जी ये घर, ये बाल कुटीर क्या मायने रखती है? जिंदगी है मेरी। यहाँ पर कब आए आप लोग? यहाँ पर हम आए थे 92 में। 92 में पहले अलग अलग मकान में रहते थे किराए पर, फिर 92 में हमने ये अथॉरिटी से किराए पर लिया था। अच्छा, नोएडा अथॉरिटी से? नोएडा अथॉरिटी से हम किराए देते थे। फिर एक दिन केडेंस, तब हमें केडेंस भी सपोर्ट करता था, मतलब उनके वॉलंटियर्स आके मैथ्स और साइंस पढ़ाते थे। तो उन्होंने उसमें से एक वॉलंटियर ने पूछा कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको बहुत नीड है पर आपको नहीं मिल रहा। मैंने कहा ये मकान खरीद दो हमारे लिए। क्योंकि मैंने नहीं बोला बना के दो, हमने बोला खरीद के यहाँ दो। रह रहे हैं बस इसी को। खरीद के दो। तो 30 लाख उसने रेज किया अपनी कंपनी के थ्रू और फिर ये मकान खरीद के पूरा 3 मंजिला बना के दे दिया। कितने कमरे हैं इसमें? इसमें 2 हॉल है, 2 कमरे हर फ्लोर पे है। अच्छा, तो हॉल में मतलब डॉर्मेट्री जैसे? डॉर्मेट्री जैसे 2 कमरे हैं, तो उसी में सारे अपने अपने पसंद से लेट जाते। खाने का कैसे करती हैं? खाने का हमारा कॉमन किचन है, बॉयज दूसरी बिल्डिंग में रहते हैं पर खाना यहीं बनता है। अच्छा, ये सिर्फ लड़कियों के लिए है? हाँ, ये लड़कियां 18 साल तक के और 10 साल तक के बॉयज। अच्छा। क्योंकि छोटे बॉयज ये रहते हैं। फिर उन जब 11 साल का लड़का हो जाता है तो हम उसको बॉयज होम में शिफ्ट कर देते हैं, जो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के नीचे है। अच्छा, और दिन में 3 मील्स? 3 मील्स, शाम को स्नैक्स। हाँ, ऐसा नहीं है कि बच्चा कभी भी कुछ अपनी मन का कभी हाँ, मांगते हैं? मांगते हैं, अपने आप खुद बना के भी खा लेते हैं अपनी पसंद से। अच्छा, ये इतना सा फ्रीडम है उनको। हाँ, पूरा। और बच्चे आपके साथ रहे बच्चे कभी वापस आपके साथ काम करने भी आते हैं, ऐसे भी बच्चे? हाँ, एक लड़की अभी भी नाइट ड्यूटी, मतलब दिन में वो एक कैफे में काम करती है। 2 लड़कियां, एक KFC में काम कर रही है, एक स्पैरो सेट होम करके हाँ, 50 में मालूम है। हाँ। तो वहाँ काम कर रही है। पर वो दोनों नाइट ड्यूटी यहाँ करते हैं, बच्चों को और वो आपके बच्चे हैं? हाँ। ओह, ब्यूटीफुल। और फिर जो मेंटली चैलेंज्ड है या थोड़ा सा फिजिकली वीक है, वो बच्चे बाहर जाके रह नहीं सकते, तो उनको भी हमने हमारी साई कृपा में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जॉब देके हम अपने साथ ही रखते हैं। बच्चों को मॉरल वैल्यूज देनी है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है आज की दुनिया में। 2 चीज़ों पे आपसे मैं पूछूंगी, क्योंकि वो एक तरह से क्या है ना, हम ये कहेंगे कि भाई दूसरे पेरेंट्स, मतलब ये एक पेरेंटिंग का इशू है। अब आप मम्मी हैं, अकेली मम्मी हैं, तो एक तो ये कि बच्चों को मॉरल वैल्यूज, और दूसरा ये अब आजकल इतना सब ये हो गया है, स्क्रीन टाइम, ये बच्चे मोबाइल फोन्स, इस सब के लालच से आप बच्चों को कैसे दूर रखती हैं? हम लोग जो है टीवी टाइम बहुत कम रखते हैं। जैसे सैटरडे संडे शाम को दिखा दिया, या जैसे बारिश हो गई तब अंदर बिठाना, तब किसी वजह से तब दिखाते टीवी, नहीं तो ज़्यादा टीवी नहीं दिखाते। अच्छा। और आजकल हमने एवरी संडे जो एक गायत्री परिवार करके हैं, हाँ हाँ,
तो वो लोग आके श्लोक वगैरह सिखाते हैं बच्चों को, और महीने में एक बार हवन भी करवाते हैं, बच्चों से खुद करवाते हैं। अरे वाह। हाँ, तो इसलिए वो बच्चों को फिर अच्छी बातें भी सिखाते हैं। कई वॉलंटियर्स भी आते हैं, वो भी, क्योंकि देखिए हम बोलते हैं तो बच्चे इतनी सीरियसली लेते नहीं है, माँ है कुछ भी बोलती रहती है, चलो ठीक है, पर जब बाहर वाले भी वही चीज़ें बताते हैं ना तो उनको ज़्यादा मतलब असर पड़ता है। और जैसे मैंने कहा मोबाइल फोन्स, लेकिन अब क्या है, बच्चा यहाँ रह रहा है, उतने ही सीमित संसाधन है, जो भी है, हाँ। जो जरूरत है वही आपको मिल पाएगी, जी। लग्जरी नहीं मिल नहीं पाएगी। मिलती, हाँ। लेकिन वो बच्चा बाहर स्कूल जा रहा है, अब देख रहा है वहाँ दूसरे बच्चों के पास मोबाइल फोन है, हाँ। या बच्चे रील्स चला रहे हैं, या इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो फिर बच्चा घर आके वो परेशान होता है। उनको आप कैसे समझाती हैं? नहीं, हम फिर समझाते हैं कि वो सब अच्छी बात नहीं है, कि ये सब फिर बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आंखें खराब हो जाती है, ऐसे मतलब। अरे यहाँ किसी बच्चे के पास फोन वोन नहीं रहता कभी? 18 साल के बाद देते हैं, 18 साल जब वो तक कॉलेज जाने लगते हैं, या अच्छा, वो भी आप देती हैं फोन? हाँ। अंजना जी, पिछले इतने सालों में कभी कोई ऐसा मौका आया कि जब आपको लगा कि ये सब बंद करना पड़ेगा, मैं नहीं चला पाऊंगी, पैसे नहीं हैं, या कोई भी और दिक्कत आई? नहीं, दिक्कतें आती थी, पर मैं और मतलब स्ट्रांग होके लड़ती थी। कभी ये नहीं लगा कि हाँ मुझे अब ये बंद करना चाहिए, कभी भी नहीं। ना। कोविड के समय कैसे चला? कोविड के टाइम में लकीली जो है रूल्स भी थे कि मतलब किसी को गेट के अंदर आने नहीं देना है, तो सब बाहर से जो सामान देते थे बाहर से, और उसको भी हम 24 आवर्स के बाद ही मतलब घर के अंदर लाते थे, और हर बार मतलब छिड़काव करवाते थे। मतलब फंड्स में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, जबकि हमने हमारे डोनर्स को स्टेटस पे डाल दिया था कि कई झुग्गियों में लोग भूखा मर रहे, मतलब हो रहे, तो उनके लिए हमें राशन चाहिए। तो आप यकीन नहीं करोगे, इतनी राशन आती थी कि हम झुग्गियों में जाके बांटते थे। हाँ, मतलब आपके बच्चे आपसे ये भी सीख रहे हैं कि और दूसरों की मदद कैसे करें। क्या बात है, वाह। एक आपको मैसेज सुनवाते हैं। जब हमने ये संस्था चालू की 40 साल पहले, हमें कुछ भी नहीं मालूम था। धीरे धीरे हमने सर्वे किया, हम और होम्स में गए, हमने पता किया वो कैसे चला रहे हैं, और उसमें बच्चों की जो मेंटल एबिलिटी होती थी वो किस तरीके की होती थी बच्चों की, और हमें इनिशियली बहुत चैलेंजेस हमें फेस करने पड़े। और जब हमें कई लोगों ने हमसे कहा कि आप शुरू करिए, हम आपके साथ हैं, आप शुरू करिए, हम आपके साथ हैं, तो हमें लगा कि हमारे लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। धीरे धीरे जब हमने अपने आप को रजिस्टर कराया, जिसके लिए हमेशा हमें मेरिट भरना पड़ता था, और हमने लोगों ने बोला कि हम तुम्हारे साथ हैं, तो जब एक बार संस्था चालू हो गई तो उसमें हमें ये एहसास हो गया था कि जिन्होंने हमें कमिट किया था उनमें से कोई आगे नहीं आए, बल्कि जिन्होंने कमिट नहीं किया, जो केवल सुनते रहे और जिनसे हमने शेयर किए अपने थॉट्स, वो सब आके उन्होंने हमारा साथ दिया। जिसमें से एक इंसिडेंट तो ये भी है कि एक हमें किसी ने बोला कि गाज़ियाबाद मेरठ की तरफ एक होम है, वहाँ पे आप जाके देखिए। तो मैं और अंजना निकल गए वहाँ पे, और हम बैलगाड़ी में बैठे, कच्चा रास्ता था, हम आधे रास्ते तक पहुँचे, फिर हमें समझ में आई खेतों में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। हम तो बिल्कुल डर गए थे, और हमने उस बैलगाड़ी वाले से पूछा आप हमें कहाँ लेके जा रहे हो? कहते ऐसे ही एक आश्रम में लेके जा रहे हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा शक हुआ कि नहीं ये हमें कहीं आश्रम में ना ले जाके वो हमें कोई गांव की तरफ ले जा रहा, कहाँ ले रहा है। हमने फिर उससे रिक्वेस्ट किया कि नहीं आप हमें वापस ले जाइए, वापस जहाँ से हम आए हैं वहीं पे ले जाइए। तो ये एक आया था चैलेंज हमारे लिए। जब हमने स्कूल खोला, स्कूल में हम लोग भंगेल के रास्ते से जाते थे उस समय, अभी तो इस समय एक्सप्रेस वे बन गया है, लेकिन पहले जब इनिशियल ईयर्स में वहाँ पे हमें जाने के लिए कोई सुविधा नहीं होती थी, कच्चा रास्ता था। तो जब पानी बरसता था तो पूरा कीचड़ हो जाता था, कोई गाड़ी नहीं होती थी। कभी हम कोई एक वाहन अगर हम लेते थे तो उसको आधे रास्ते, हम थोड़े रास्ते जाते थे, फिर हम धक्का मारते थे उस वाहन को, ताकि वो पानी में या कीचड़ में फंसा हुआ है तो हम आगे बढ़े। और इस तरीके से हमने इस स्कूल खोला था हम लोगों ने। और इस तरीके की कई छोटी छोटी बातें हैं जो मतलब हम कभी आज भी सोचते हैं तो हमें लगता है
कि कितने कैसे चैलेंजेस हम लोगों ने फेस किए और हम आगे बढ़ते रहे। और मैं अपने आप को बहुत धन्यवाद करती हूँ और मुझे अपने आप को मन से मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक ऐसी संस्था से जुड़ी हूँ जो कि मतलब दिल में बहुत तसल्ली हो रही है, मन में बहुत शांति आ रही है और हम किसी के काम आ रहे हैं। ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है ये सोच के। सहेली है आपकी? पहले सबसे पहले इसी ने तो मेरे साथ दिया था। अभी तक है साथ? हाँ, अभी भी वही प्रेसिडेंट है। स्कूल क्यों खोला आपने? स्कूल इसलिए खोला था कि ज़्यादातर नोएडा के स्कूल्स बच्चों को लेने के लिए राजी नहीं थे। क्यों? वो कहते थे बच्चों को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि मतलब वो एक मतलब आपके यहाँ के बच्चों को? हमारे बच्चों को इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि वो बड़े बड़े पैसे वालों के बच्चों के साथ बैठ के उनको दिक्कत होगा। तो कई स्कूलों ने मना कर दिया था। तब मैंने सोचा कि पहले मतलब अपने आप ही एक स्कूल खोल लेते हैं। तो वाजिदपुर में हमने स्कूल खोला। तो यहाँ के बच्चों को ही पढ़ाने के लिए या दूसरे बच्चे भी? पूरा गांव के बच्चे। अच्छा। और यहाँ के नोएडा के जो गरीब बच्चे जो और स्कूलों में नहीं जा पाते उनको हम बस से ले जाते थे। अरे तो अभी भी चल रहा है वो स्कूल? नहीं, कोविड के टाइम पे उसको बंद करना पड़ा क्योंकि किराए का मकान था। करीब 60,000 रुपये महीने हम किराए देते थे। तो इसलिए कोविड के टाइम पे उसको 30 साल चली थी आराम से, फिर उसके बाद उसको बंद कर दिया। अब हमने दादरी में एक छोटा सा ज़मीन, क्योंकि हमें लगता था कि गरीब बच्चों के लिए स्कूल होना ही चाहिए, तो हम दादरी में 3 बीघा ज़मीन लेके उसमें अभी 6 कमरे डाले हैं और सोच रहे कि उसको और बढ़ा के बच्चों को और ले लें। क्या क्या करेंगी आप? मतलब यहाँ पास में वोकेशनल सेंटर भी चलता है? चल रहा है। वहाँ पर क्या क्या सिखाते हैं? उसमें है बेकरी, टेलरिंग, कंप्यूटर्स, ब्यूटी पार्लर और स्पोकन इंग्लिश। 18 साल से जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए? नहीं, जो बाहर जो गरीब बच्चे जो आगे पढ़ाई के लिए नहीं जा पाते उनके लिए। और कुछ हमारे जो सिर्फ साई कृपा के बच्चे? नहीं, कुछ हमारी जो एकेडमिकली वीक बच्चे होते हैं ना उनको भी हम वहाँ से ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो ज़िंदगी में कुछ आगे कमा पाए। ये सब फ्री में होता है? नहीं, 200-300 रुपया मैक्सिमम 500 मेरे ख्याल में टेलरिंग में लेते हैं 500, बाकी सारे 200-300 रुपये में। आज जब पीछे मुड़कर इतना पूरा सफ़र देखती हैं, कोई एक रिग्रेट या अफसोस कि ये चीज़ काश ऐसे ना हो के ऐसे हुई होती? रिग्रेट तो नहीं कह सकते, पर हाँ ऐसा लगता है कि अगर अपनी ज़मीन होती तो हम और भी बहुत कुछ कर सकते थे, क्योंकि ज़मीन ही तो नहीं मिलता, बाकी सारे सपोर्ट लोग देते हैं, पर ज़मीन देने के लिए कोई आगे नहीं आता ना, क्योंकि वो शायद उससे हमेशा लोगों को लगता है ना उससे कुछ मिलेगा आगे इन्वेस्टमेंट। हाँ। अच्छा, जब आप बच्चों को माँ की तरह यहाँ पाल रही हैं, कितनी तरह की दिक्कतें होती हैं? जैसे हमने थोड़ा सा एडिक्शन पे तो बात की, लेकिन बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई, किसी का इलाज होना है, लड़कियों की प्यूबर्टी, लड़कियों की दोनों का प्यूबर्टी का फेज़ आया है, उनको समझाना है, उनकी काउंसलिंग करनी है, किसी को कभी मेंटल हेल्थ इशू हो सकता है, सब कैसे आप संभालती हैं? बस बच्चों से बात करते रहते हैं। फिर हमने अभी तो खैर पहले नहीं था, पर अब क्योंकि CWC का रूल भी है कि काउंसलर होना चाहिए मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को टैकल करने के लिए, तो एक काउंसलर भी अपॉइंट किया है। बाकी हम लोग बोर्ड मेंबर्स भी बच्चों के साथ बैठ के बीच में बैठ के बात करते हैं, उनको समझाते हैं, ये सब करते हैं। और फिजिकल हेल्थ इश्यूज वो तो फिर डॉक्टर्स हैं, कई तो फ्री में हेल्प करते हैं और फिर नहीं तो फिर सरकारी हॉस्पिटल में ले जाते हैं। अभी जो मैं कह रही थी कि क्या क्या करना चाहती हैं आप, कितना कुछ अभी भी क्या कुछ सपने अंजना जी के रह गए, मम्मी के बच्चों के तो अभी बहुत है। ऐसा लगता है कि रैग पिकर्स बच्चों के लिए कुछ मतलब स्टडी सेंटर खोलूं, या जो डेस्टिट्यूट सीनियर सिटीजन्स है उनके लिए कोई काम करूं, एनिमल शेल्टर खोलूं, क्योंकि हमारे कई बच्चे हैं जो एनिमल से बहुत प्यार करते हैं। तो मुझे लगता है अगर एनिमल सेंटर खोलूं तो वो लोग बच्चे खुद ही मैनेज कर लेंगे। और अभी तो वैसे ही स्ट्रे डॉग्स पर इतना सब बहस इतना कुछ हो रहा है, पर वो ये सबके लिए ज़मीन बहुत ज़रूरी है, वो सब नहीं हो पाता। तो अभी अगर मैं कहूँ साई कृपा फाइनेंशियली आप लोग सेटल्ड हैं कि अब ये डर नहीं है कभी कि हमारा क्या होगा? अच्छे से ऐसे डर तो है नहीं, पर उतार चढ़ाव तो होता ही रहता कभी, क्योंकि ज़्यादातर लोग सामान देना पसंद करते हैं।
मॉनेटरी सपोर्ट बहुत कम लोग देते हैं आजकल। कुछ कंपनियां जैसे एडोबी है या क्यू इन्फोटेक है, ये लोग फिनेंशियली सपोर्ट करते हैं, पर कभी कभी हो जाता है, दिक्कत हो जाता है। बट बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं सारे? नहीं, अलग अलग स्कूलों में। तो वो बस ले जाती है? बस है, फिर 2 वैन है, तो अलग अलग स्कूलों में ड्रॉप करके आते हैं, फिर पिकअप करते हैं। क्या बात है। हाँ, क्योंकि जब तक हमारा वाजिदपुर का स्कूल था 10th तक था, तो हमें दिक्कत नहीं था, सबको एक बस में डाल के ले जाते थे, ले आते थे। पर कोविड में वो बंद हो गया, तो हमें अलग अलग स्कूल में डालना पड़ा। बट एक बार बताइए, जो आपने एक्चुअली जो बात कही ना, वो भी एक वैलिड पॉइंट है कि जब यहाँ का बच्चा बाहर के स्कूल में जाएगा तो उसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, उससे आप कैसे निपटते हैं? उसके लिए हम ये कहते हैं कि बस लोग बोलते हैं कि आप फ्री में बच्चों को एडमिशन कराओ, अपना कंसेशन ले लो। हम कहते नहीं, हम फुल फीस पे करते हैं। आप सब बच्चों की फीस देके स्कूल भेजते हैं? हाँ, कंप्लीट फीस देते हैं, ताकि किसी को कुछ बोलने की मौका नहीं मिले बच्चे से कि तुम आश्रम से है। मुझे लगा था हमारे नहीं, सबकी फीस जाता है, इवन जो कॉलेजेस में शारदा में बच्चों के पढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से जो डोनर्स आजकल बहुत इंटरेस्टेड होते हैं बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए, तो हमें ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो बच्चों के पढ़ाई के लिए पैसे दे। आपके बच्चे जब कमाने लगते हैं तो कभी क्या वो भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देते हैं, है ना? वो कितना स्पेशल होता होगा। हाँ, एक लड़की है, वो अपने मतलब हम बच्चों को जब उत्तराखंड ले जाना, तो उसने 80,000 अपने सेविंग्स में से बच्चों को ले जाने के लिए दिया, और अपनी शादी में भी उसने 2 लाख हमें उल्टा दिया कि खर्चा कर लो। दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने मिला के, क्योंकि वो लड़का भी हमारे साथ काम करता था, हमारे अकाउंट्स डिपार्टमेंट अभी है, दोनों बैठे हुए वहाँ पर। तो उन्होंने अपने कंट्रीब्यूशन से कई बार हम लोगों का इतना दिल नहीं होता कि कहीं 2 लाख रुपए दे दें। कभी रिलीजन का इशू आता है कि बच्चा किस धर्म का है? जैसे अगर अनाथ हो गया, अगर कोई परिवार कहते थे, फिर हम वहाँ करवाते ही नहीं। जो फैमिली मानता है कि हाँ ऐसा रिलीजन का कोई दिक्कत नहीं है, वही हम करवाते, नहीं तो नहीं करवाते। नहीं, अब जैसे बच्चा आपके पास आया, हाँ, अब अनाथ है, अब या तो आपको पता है कि भाई वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, या हाँ, कुछ बच्चों को पता चल जाता है। हाँ। तो क्या आप उनको उन्हीं का फेथ प्रैक्टिस करने का इनकरेज करती हैं, या यहाँ? नहीं, जो नॉर्मल हम, क्योंकि ऐसा कोई फेथ हम नहीं सिखाते। गायत्री मंत्र है या जैसे मृत्युंजय जाप है, ये सब करवाते हैं, पर ऐसा रिलीजन हम कुछ नहीं सिखाते। तो जैसे एक बच्चा था, मुस्लिम था, वो 10 साल की उम्र में मेरे पास आया था। फिर जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, करीब 14-15 साल का हुआ, तो उसने बोला मुझे मस्जिद जाना है। क्योंकि वो 10 साल की उम्र तक गया होगा? नहीं, हाँ, उससे पहले क्या होगा, वो अनाथ था। हाँ, अनाथ था। तो फिर हमने कहा ठीक है, तो हम एक अपने स्टाफ भी है मोहम्मदन, तो उसके साथ हम उसको मस्जिद भेजते थे। अच्छा। हाँ, अब वो बड़ा हो गया, जॉब कर रहा है। तो कभी कोई इस तरह की इश्यूज? हम ये बोलते हैं कि बस अच्छे इंसान बनो, बस वही बहुत है। अगर आप अपनी लाइफ को एक वर्ड में या एक सेंटेंस में डिफाइन करना चाहेंगी तो क्या होगा? एक वो कहते हैं ना, एक हैप्पीनेस। यू आर अ हैप्पी सोल? या कभी आपने हैव यू आल्सो लुक्ड अप टू वुमेन, या लोग जिन्होंने इस तरह का काम किया है, जैसे सिंधु ताई सपकाळ, हाँ, महाराष्ट्र में बहुत, हर बच्चे का सरनेम वही होता था उनका। हमारा भी सरनेम मेरा ही लगता है। अच्छा, हर बच्चा यहाँ राजगोपालन है? राजगोपाल। अद्भुत, क्या बात। सिंधु ताई से मैं मिल नहीं पाई, उसका अफसोस बड़ा रहेगा। मैं कई बार सोचती मैं 2 बार मिली उनसे, एक बार रियल हीरोज अवार्ड में मिली हूँ, एक बार सीनियर सिटीजन अवार्ड में, 2 बार उनसे मिली हूँ। चलते चलते अंजना जी, हमारे सारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि जैसा मैं लगातार कह रही हूँ कि कई बार हम लोग सोशल वर्क को लेकर हमारा नजरिया थोड़ा, इंटेंशन भले ही अच्छा हो, बट नजरिया पता नहीं क्या हो जाता है, या हमारे एक्शन गड़बड़ हो जाते हैं। आप सबको कुछ मैसेज देना चाहेंगे? बस सबको मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर कुछ अच्छा आप करना चाहो तो पीछे मुड़ के मत देखना, बस आगे बढ़ो, लोग आपके साथ चलेंगे। आपके साथ ऐसा ही हुआ ना? हाँ। आप एकदम अकेली थी जब शुरू किया आपने? हाँ, बस फिर ये रीटा आई मेरे साथ। हाँ। बस धीरे धीरे। कितना कन्विक्शन, कभी डर नहीं लगा कि अगर कोई नहीं आएगा क्या होगा, मेरा कैसे चलेगा? तब तो आप यकीन नहीं करोगे, मेरे पास बैंक में 500 रुपये भी नहीं होते थे, पर तब भी मैंने कभी ये नहीं सोचा कि क्या होगा, क्योंकि मुझे बाबा पे पूरा भरोसा। अभी भी अगर बहुत कुछ मुश्किल होता है तो बस
बाबा को याद करती हूँ और सोल्यूशन मिल जाता है। और कभी इतने सालों में वो दिन या वो रात आई कि जिस दिन खाना बना नहीं बन पाया या आपको और बच्चों को भूखा सोना पड़ा? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। एक बार बिल्कुल मतलब बिल्कुल पैसा नहीं था, तो मैं सोच रही थी अब खाना कैसे बनेगा, और अचानक पता नहीं कोई अनजान व्यक्ति था 1.5 लाख रुपया के डोनेशन दे के चला गया। यहीं पर जब ऐसा होता है तो ऐसा लगता है ना कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सब ऊपर कोई वाला करवा करता रहा है ना, ये फीलिंग आती है। कुछ लोगों को हम सिर्फ ऐसा लगता है कहानियों में हम एंजल्स की बातें करते हैं, देवदूतों की बातें करते हैं। अंजना जी जैसे लोग ना बस वही हैं, बस चाहे रियल हीरो कह उनकी लो। उनकी कृपा है, बाबा की कृपा है। अब कृपा तो हम सब बहुत लोगों पर होती है, लेकिन सब उस कृपा को आगे वहां तक पास ऑन नहीं करते जिसको जरूरत होती है। काश कि हर कोई आपकी तरह सोच सके, काश। उम्र के साथ लेकिन अब थकान तो होती थकान है। बहुत हो जाती है, तभी बीच बीच में जाके लेट जाती हूँ। 4:30 बजे उठते तो 10 बजे तक अभी मेरा सुबह 4:30 हाँ, उठती हैं। 10 बजे तक फिर मेरा आराम करना होता है। थोड़ी देर आराम किया फिर उठ जाते। और आपकी बातें सुनकर के अभी भी आपके सपने हैं कि मैं ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं। मुझे एकदम वो लाइंस याद आ गई, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, yeah. माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी क्या है आज की तारीख में? हिम्मत और बाबा पे विश्वास और इन बच्चों का प्यार। तो है। आपके लिए कुछ तोहफे लेकर आई हूँ अंजना जी, छोटे छोटे। थैंक यू सो मच। ये हमने छत्तीसगढ़ से मंगाया आपके लिए। वहाँ आदिवासियों का एक गांव है, तो वहाँ डिसेबल्ड लोग हैं, वो ये गुड़िया बनाते हैं, तो मैं यहाँ के आपके बच्चों के लिए लेकर आई हूँ। बहुत सुंदर है। ये हैंडीक्राफ्टियन का है, तो इसमें आप कुछ तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। हाँ। और ये टेराकोटा की बोतल है आपके लिए हैंडीक्राफ्टियन की Thank तरफ you. से। ये छिंदवाड़ा एक करके एक जगह है, हाँ, वहाँ पर छिपा एक बिल्कुल लॉस्ट आर्ट जिसको बोलते हैं, तो आशा करके ना एक हाँ। ऑर्गेनाइजेशन है जो इस लॉस्ट आर्ट को रिवाइव कर रहे हैं, आशा नाम से। तो ये स्टॉल है आपके लिए, इसको आप ओढ़िएगा। थैंक यू सो मच। ये एकता एक है, वो रंगसाजी नाम से बहुत सुंदर आर्ट सब करती हैं, तो आपके बच्चों के लिए एक मोटिवेशनल वो बनाया है, वर्क हार्ड, बिलीव इन योरसेल्फ, नेवर लूज होप, साई कृपा, अ होम फॉर होमलेस। ये आप कहीं टांगेगा, सुंदर लगेगा। ये आपके बच्चों के लिए ग्रामीण की तरफ से मिलेट्स का खाना। ये एक संस्था है कनेक्टेड, जो मेंटल हेल्थ पर बहुत एक्टिवली काम कर रहे हैं। कहाँ? नोएडा में है, में, बट काम सब जगह कर रहे हैं। तो उन्होंने बड़े सुंदर ये जार्स बनाए हैं कि कभी हमें जरूरत हो कि हमें कोई तकलीफ है और बस निकाल कर कोई मैसेज हम पढ़ लें, अच्छा। शायद वो मैसेज हमारे लिए हमें इंस्पायर कर सके। तो जैसे आज ओ देखिए आपने अपना क्या बोला था, आपने कहा था आपकी सबसे बड़ी पूंजी हिम्मत, स्ट्रेंथ पे कोट मिल गया आपको, है ना? कितना सुंदर है। इवन ऑन योर वर्स्ट डेज यू आर स्टिल ग्रोइंग दैट स्ट्रेंथ। और अभी अंजना जी ने हिम्मत की ही बात की थी, तो ये आपके बच्चों के लिए भी आप यूज कर सकती हैं, जैसे है ना आपके काउंसलर यूज कर सकते हैं, इसको वहां पर रख सकते हैं। ये मैंने जिंदगी विद ऋचा की हमने ग्रैटिट्यूड डायरी बनाई है कि हर शाम सोने से पहले आप लिखें, आई थैंक यू जिंदगी बिकॉज, तेरा शुक्रिया जिंदगी। So nice. So this is for you to write. Thank you so much अंजना जी, you. थैंक Thank यू you हमें so यहाँ आने much. देने के लिए और अपनी लाइफ अपना काम हमारे साथ शेयर करने के लिए। Thank you so much.